Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस करने जा रहे हैं और आज हम अपना चैप्टर नंबर 4th स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3rd एटम एंड मॉलिक्यूल्स कंप्लीट किया। आज हमें चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में समझना है, ठीक है ना, कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से हमारे पास आया, ठीक है ना, और क्या क्या बातें हैं उसमें, क्या क्या चीजें हैं, कौन थे पहले जिन्होंने हमारे सामने एटम का स्ट्रक्चर प्रपोज किया, क्या किनको श्रेय जाता है सारी बातें होने का। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आने से पहले कई चीजें बातें हुई, कई सारी चीजें हुई, है ना, जिसके बारे में हम समझेंगे। जैसे कि एटम, है ना, जैसे कि बोला जाता है, अभी तक हमने चैप्टर 1 में पढ़ा कि जो एटम है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का, पदार्थ का सबसे छोटा जो भाग है वो क्या है, आपका एटम है, ठीक है। और बोला गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो हमने पढ़ी कि वो अनडिविजिबल है, यानी इनडिविजिबल है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। एटम ही सबसे छोटा भाग है, वो ब्रेक नहीं हो सकता, है ना। तो इन सारी बातों को हमने पढ़ना है, यहाँ पर समझना है, और फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में देखेंगे किस तरह के स्ट्रक्चर ऑफ एटम आता है। तो सबको समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आज से आपका नया चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू होने जा रहा है ना। तो क्या बातें स्ट्रक्चर ऑफ एटम की थी, इनके बारे में समझेंगे। हमने अध्याय 3 में पढ़ा था, अपना चैप्टर नंबर 3rd में हमने ये पढ़ा कि जो पदार्थ है, परमाणु है और अणु, जो पदार्थ हैं आपका परमाणु और अणु से मिलकर बने होते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है ना। भाई जितने भी पदार्थ हैं उनका अस्तित्व क्या है, परमाणु के कारण है, जिससे वह बने हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होते हैं, है ना। अगर जो पदार्थ है, पदार्थ किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। ये बात हमने पढ़ी और समझी भी कि पदार्थ एटम से मिलकर बना है। तो अगर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व परमाणुओं के कारण है ना, जिससे वो बने हैं, तो हमने बात ये भी पढ़ी थी कि भाई एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम के परमाणु क्या होंगे, मैग्नीशियम के परमाणु से भिन्न होंगे, अलग गुण दिखाएंगे, है ना। एल्यूमिनियम के परमाणु मैग्नीशियम के परमाणु से अलग गुण दिखाएंगे। तो ऐसी बातें क्यों, अगर पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है तो ये बातें क्यों। दूसरी बात, क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, है ना, कि जो परमाणु है क्या वास्तव में अविभाज्य है, यानी जो एटम है वो इंडिविजिबल है। रियली क्या वो इंडिविजिबल है, मतलब उनको तोड़ा नहीं जा सकता, क्या ये असली में ऐसी चीजें हैं। दो बात ये हुई। तो हमने डाल्टन ने प्रतिपादित किया था अपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, परमाणु या परमाणु के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। उन्होंने ये बात थोड़ी सी हमें हिंट दी थी कि परमाणु के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। तो इस अध्याय में हमें इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा कि परमाणु के अंदर जो छोटे घटक हैं वो क्या हैं, किस तरीके से हैं। हम अपरमाणु कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम क्या करेंगे भाई, जो परमाणु है उनके विभिन्न प्रकार के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, जो कण हैं परमाणु के अंदर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो 19वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भाई परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना, ठीक है ना। सबसे बड़ी चुनौती साइंटिस्ट के पास ये थी, परमाणु के अंदर जो चीजें चल रही है ना, यानी परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना सबसे बड़ी चुनौती ये थी। तो परमाणु की संरचना को अनेक प्रयोग के आधार पर समझाया गया है,
जो परमाणु की संरचना है उन्हें अनेक प्रयोग के आधार पर समझाया गया है। तो भाई परमाणु के अविभाज्य ना होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत और विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की प्रस्तुति के अध्ययन से मिला। ठीक है ना। क्या हुआ कि जो एक सबसे फर्स्ट इंडिकेशन था, वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन कि एटम्स आर नॉट डिविजिबल, है ना, एक पहला ऐसा इंडिकेशन जिससे पता चले कि एटम आपके इंडिविजिबल नहीं है, वो कैसे पता चला? वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की मदद से पता चला। जब हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का अध्ययन किया तो वहां से पता चला। और कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंस, और कैसे इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग सब्सटेंस में कंडक्ट होती है। भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए क्या चाहिए? चार्ज चाहिए, है ना। और हमारे पास जितने भी सब्सटेंस हमारे आसपास है, सारे के सारे पदार्थ है, मैटर है, जो कि उसकी डेफिनेशन कहती है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। तो कोई भी वस्तु जिसका अपना स्पेस हो, अपना मास हो, अपना मास हो, ऑक्यूपाई कर रहा स्पेस, वो मैटर है। तो जो चीजें हमारे आसपास वो क्या करती है? चार्ज को क्या करती है? कंडक्ट करती है। अगर पदार्थ एटम से मिलकर बना है और उस एटम के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है, यानी वो अविभाज्य नहीं है, तो कैसे अलग अलग सब्सटेंस पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? और भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का क्या मतलब है? कि उस पे चार्ज है ना, चार्ज है। तो आज हमें इन्हीं के बारे में समझना है। तो सबसे पहले चार्ज पार्टिकल इन मैटर, यानी पदार्थों में अवशेषित कण। पदार्थों में अवशेषित कण होते हैं, नहीं होते, क्या होते हैं, ये बातें हमें करनी है। तो भाई पदार्थों में अवशेषित कण के नेचर को समझने के लिए, यानी फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर, हमें क्या करनी पड़ेगी? एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और एक्टिविटी बहुत ही आसान है, आप घरों में इसको कई बार कर चुके हैं, है ना। आप क्या करिए, जो आपके सूखे बाल है उसमें कंघी करिए, है ना। सूखे बालों में क्या करना? आपको कंघी करनी है। क्या जो कंघी है वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? आप क्या करिए, पहले सूखे बालों को कंघी करिए और देन क्या करिए, पीस ऑफ पेपर को छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर करके इकट्ठा रख दीजिए, और वो जो सूखी कंघी थी उसको उस पीस ऑफ पेपर के सामने लेके जाइए। क्या वो पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट होंगे? क्या वो पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट होंगे? आपने कंघी को सूखे बालों में किया था, पहली बात। दूसरी, कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए, है ना। क्या करिए? ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करिए और उसको एक इन्फ्लेटेड बैलून के पास लेके जाइए, है ना। एक भरे हुए गुब्बारे के पास लेके जाइए उस छड़ को। आपने क्या किया? कांच की छड़ ली, एक ग्लास रॉड ली और उसको क्या किया? रब किया, सिल्क के क्लॉथ से रब किया, और उसको फिर एक बैलून के पास लेके गए, है ना। और देखिए ध्यान से क्या होता है, ये सारी चीजों में क्या होता है। तो इन दो क्रियाकलाप से हमने ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई दो वस्तु को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। जब दो वस्तु को हम क्या करते हैं? आपस में रगड़ते हैं तो उनके अंदर क्या आता है? विद्युत आवेश आता है। जैसे आपने देखा आग की डिस्कवरी, है ना, जो फायर की डिस्कवरी हुई थी, कैसे हुई थी? जब दो पत्थरों को उन्होंने क्या किया? रब किया, रगड़ते किए, तो हुआ क्या कि चार्ज क्रिएट हुआ। चार्ज क्रिएट होने से उनमें क्या हुई? फायर का डिस्कवरी इस तरीके से हुई है, आपने सुना होगा। तो यहाँ पे भी हमने क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई दो वस्तु को आपस में जब रगड़ते हैं तो उनमें विद्युत आ जाता, आवेश आ जाता है। रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। वो कैसे हो जाते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। वेयर डज दिस चार्ज केम फ्रॉम? ये जो चार्ज है आया कहाँ से, है ना भाई? ये चार्ज कहाँ से आया? तो ये क्वेश्चन ने हमें क्या किया? इस क्वेश्चन का जो इसका उत्तर तब मिला जब हमें पता चला कि परमाणु क्या है? विभाज्य है और अवशेषित कणों से बना है। तो हमने क्या बात की? हमने कहा दो वस्तु को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। तो इसका आंसर कब पता चला? इसका आंसर तब पता चला जब हम ये बात का निष्कर्ष निकाल पाए कि हाँ, जो परमाणु है वो अविभाज्य है, यानी परमाणु का अविभाज्य हो सकता है। और उनमें क्या है? दे कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल, उनमें चार्ज पार्टिकल है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया
रिवेलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एटम, कि भाई एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल है, उनको खोजने के लिए कई सारे साइंटिस्टों ने क्या किया, कई सारे साइंटिस्टों ने काम किया। ठीक है ना, बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया, काम किया। तो भाई मैनी साइंटिस्ट ने काम किया, तो देखा गया हमें 1900 के आसपास ये पता था कि एटम क्या है, एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, बट उसके अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। 1900 के आसपास क्या था, ऐसा बोला जाता है कि भाई एटम क्या है, अनडिविजिबल पार्टिकल है, लेकिन उसके अंदर क्या है, एटलीस्ट एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, जो कि जे थॉमसन ने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाई, इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिफिकेशन से पहले गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन 1886 में इन्होंने एक नए रेडिएशन की खोज की, है ना, एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब में एक नए रेडिएशन की खोज की, जिन्हों को क्या नाम दिया, कैनाल रेस नाम दिया। और ये जो रेस थी, ये रेस कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस की थी। और अल्टीमेटली हम किसकी डिस्कवरी पे पहुंचे, अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी पर हम पहुंचे। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इसका चार्ज क्या था, इसका चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, बट अपोजिट होता है इन साइज टू इन साइन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी जो हमने बाद में 1886 में जो गोल्डस्टीन ने खोज की, उसमें जो हमें डिस्कवरी हुई जिस रेडिएशन की, जिसको हमने पॉजिटिवली चार्ज बोला, उसका जो मास था वो इलेक्ट्रॉन के बराबर तो था, दोनों क्या थे, क्या थे, इक्वल थे मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट थे डायरेक्शन में। डायरेक्शन उनकी क्या थी, डायरेक्शन उनकी अपोजिट थी, है ना, मतलब साइन भी उनका क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में था। ठीक है ना, ये बात है इन्होंने बताई। ठीक है ना, पहली बात कि दे हैव इक्वल, दे हैव मास इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ठीक है ना, इनका मास अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स था एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। किनका, प्रोटॉन का मास बोला गया, जो पॉजिटिव पार्ट है प्रोटॉन, पॉजिटिव पार्ट प्रोटॉन है, उसका मास 200 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले क्या है, 200 गुना ज्यादा है। तो नाम दिया गया इसको प्रोटॉन। और इन जनरल इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन का मास क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास क्या लेते हैं, है ना। जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसको हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, है ना। क्या चेंज आता है उसके पास, ये सारी बातें यहाँ पर हुई, साबित हुई। तो यहाँ से पता चला फिर हमें सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में। अभी तक हमें क्या जानकारी थी, अभी तक हमें सिर्फ ये जानकारी थी कि जो एटम है वो क्या है, एटम क्या है, इंडिविजिबल है। लेकिन ये जो क्रियाकलापों द्वारा हमें ये बात समझ में आई कि भाई एटम इंडिविजिबल नहीं है, एटम के अंदर भी कुछ क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल मिलते हैं। जैसे कि दो सब एटॉमिक पार्टिकल, भाई एटम क्या है, एटम के अंदर हमने अभी तक दो सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़े। हमने बोला जब हमने क्या किया था, रब किया था, तो हमें 1900 के आसपास पता चला कि इलेक्ट्रॉन भी होता है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। गोल्डस्टीन ने इससे पहले 1886 में बता दिया था प्रोटॉन, है ना। प्रोटॉन बोला गया भाई इलेक्ट्रॉन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होगा क्या होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये दोनों दोनों कैसे होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एक क्या है, एक नेगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है। मास तो में मतलब वो तो इनका सेम है, मास इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन क्या है, अपोजिट है डायरेक्शन में। ठीक है ना, चलिए। जो मास ऑफ प्रोटॉन है उसको हम अगर एक यूनिट ले, अगर मास ऑफ प्रोटॉन को आप एक यूनिट लेते हैं तो उसमें क्या आता है, +1 आता है। और दूसरी बात कि भाई जो प्रोटॉन का मास होगा, जो प्रोटॉन का मास होगा, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास यानी द्रव्यमान कितना, 200 गुना ज्यादा होगा, किससे, 200 टाइम्स ज्यादा होगा, किससे, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से
200 गुना ज्यादा उसका क्या होता है, मास होता है। इलेक्ट्रॉन से 200 गुना ज्यादा उसका मास होता है। अगर मैं प्रोटॉन का मास 1 यूनिट लूं तो मैं क्या करूंगा, +1, है ना। प्रोटॉन का मास अगर मैं 1 यूनिट लूं तो क्या करेंगे, उसको हम +1 लेंगे, ठीक है ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिर हम क्या बोलते हैं, नेग्लिजिबल बोलते हैं। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन के मुकाबले तो क्या है, ना के बराबर है। क्या है, ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। क्या है, प्रोटॉन का मास ना के बराबर है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन का जो चार्ज होगा भाई, जो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो कितना हुआ, +1 हुआ, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा -1, ठीक है ना। क्योंकि मैग्नीट्यूड में क्या है, वो इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है भाई। अगर प्रोटॉन का चार्ज कितना है, 1 है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी 1 ही होगा। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे प्लस आया और यहाँ पे माइनस आया, जो क्या कंसिडर करता है कि दे आर अपोजिट इन साइन, है ना। क्या होते हैं, साइन में अपोजिट होते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं भाई। एक अगर एक तरफ होगा तो दूसरा दूसरी तरफ होगा, अपोजिट इन साइन या अपोजिट इन डायरेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अपोजिट इन साइन या अपोजिट इन डायरेक्शन बोलते हैं। तो ये बात आई एटम के बारे में, ठीक है ना। तो देखा गया कि भाई एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अभी तक ये बातें आ गई कि एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एटम के अंदर प्रोटॉन भी है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, और जो क्या करते हैं, एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं, है ना भाई। एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस कर रहे हैं ना, इसका +1 चार्ज है, इसका -1 चार्ज है ना। प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करता है, कैंसिल करता है ना। और चार्ज अगर सेम है तो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। ये भी देखा गया कि जो प्रोटॉन्स हैं वो एटम के अंदर मिलते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन आपके इजिली निकाले जा सकते हैं, है ना। अच्छा, तो बड़ा क्वेश्चन ये सामने आया कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीस पार्टिकल ऑफ एटम फॉर्म। भाई कैसा स्ट्रक्चर इन पार्टिकल्स का हो सकता है। इन सारी बातों के आंसर को हमें तब समझ आएंगे जब हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम समझेंगे। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानेंगे तो इन सारी चीजों के बारे में हम ये समझेंगे, जानेंगे कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम होता क्या है। इतनी बात तो अभी तक हमारे सामने आ गई। क्या क्या बातें हमारे सामने आई कि एटम के अंदर अभी तक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, दोनों के दोनों का जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, है ना, लेकिन अपोजिट होता है साइन में। अब मैग्नीट्यूड और साइन की बात अगर करें भाई, चार्ज में ना दो चीजें हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं ना, चार्ज की बात कर रहे हैं, चार्ज इज इक्वल टू हम बोल रहे हैं +1, है ना। और एक चार्ज बोल रहे हैं हम -1। हमने बोला भाई प्रोटॉन का जो चार्ज है, हमने कहा प्रोटॉन का चार्ज कितना है, हमने कहा प्रोटॉन का चार्ज है +1। हमने कहा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1। प्रोटॉन का चार्ज +1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1। तो आप दो चीजें देख रहे हैं यहाँ पे। क्या, एक तो आप देख रहे हैं ये 1 को, ये क्या करती है, वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, वैल्यू को। और एक आप देख रहे हैं ये क्या है, साइन होते हैं ना, +1 -1। भाई प्लस माइनस ये क्या है, साइन। प्लस और माइनस क्या है, साइन है। दो चीजें रिप्रेजेंट हो रही है इसमें, एक प्लस है और 1 है, एक में माइनस है और एक में क्या है, ये है, ठीक है ना। बात है समझ में। तो जो वैल्यू वाला पार्ट होता है, वैल्यू वाले पार्ट को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। वैल्यू वाला पार्ट क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। और रहा ये साइन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में हमने एक बात बोली। भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में हमने क्या बात बोली, हमने बोला कि दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। लेकिन दूसरी बात बोली, अपोजिट इन साइन, अपोजिट इन साइन। तो आप देख पा रहे हैं,
आप देख पा रहे हैं मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, मैग्नीट्यूड दोनों का 1 है, लेकिन जो साइन है वो क्या है, एक का +1 है, एक का -1 है। आई बात समझ में आपको, एक का +1 है, एक का -1 है। तो यहाँ से हमें ये बातें सामने आई। तो अभी तक हमें एटम के बारे में ये बातें पता चल चुकी हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, ठीक है ना। इसी तरीके से और भी डिस्कवरी हुई, उससे एक और सब एटॉमिक पार्टिकल हमें पता चलेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में चलते हैं। भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो स्टार्ट है वो क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है ना। तो आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में जाना। चैप्टर 3 में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, जिसने हमें बताया कि भाई एटम वाज इनडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। एटम कैसा है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने बात की थी ना चैप्टर 3 में, एटम इज इनडिविजिबल, एटम को हम तोड़ नहीं सकते, ये बात हुई। लेकिन हमने दो फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी पढ़ी अभी एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना। हमने क्या करा, डिस्कवरी करी, किसकी डिस्कवरी करी, एटम के अंदर। एटम के अंदर दो चीजें हमने डिस्कवरी करी भाई, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से लिखते हैं, प्रोटॉन को पी से लिखते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जनरली हम ऐसे दिखाते हैं क्योंकि माइनस वाला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो एस्पेक्ट है वो फेल हुआ। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी, फेल हो गई। जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या हुई, फेल हुई, तो फिर कि भाई कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर आते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे मॉडल एटम के आए, जिसमें सबसे पहला मॉडल क्या था, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था, जहां से पता लगा कि भाई एटम एक्चुअल में दिखता कैसा है। वो मॉडल भी फेल हुआ, लेकिन वो एक ब्रेक थ्रू होता है ना भाई, सबसे पहले कोई इनिशिएटिव ले कि पहले कोई शुरुआत तो करे, तो जे थॉमसन ने शुरुआत की थी कि एटम इस तरीके से हो सकता है ना। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि एटम के अंदर और भी कई चीजें हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।